Good morning, everyone. Today we are going to start the topic. Some of the other reforms we did discussed earlier. Industrial reforms, we did it. Financial reforms, we did it. Today we are going to study fiscal reforms under the liberalization. जैसा हमने आपको बताया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने आपको बताया था, उसी तरह से लिबरलाइजेशन जो कंपोनेंट है आपका, उसके अंदर हम ये सारे रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, fiscal reforms is one of the most important reform on that time during the period of 1991. The government realized that there should be some liberalize in the tax structure. जैसे हम आपको बता दें फिस्कल रिफॉर्म है क्या. फिस्कल हियर first of all you must to understand the meaning of fiscal related to the government revenue and expenditure. जैसे इसमें लिखा भी है, fiscal reforms relate to the revenue and expenditure of the government. Tax reform are the principal component of fiscal reform. ये वो पॉलिसी होती है जो सरकार के टैक्स के बारे में बताती है, टैक्स कितना लगाना है और क्या क्या कहाँ से गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं रेवेन्यू जनरेट करने के, वो सारा का सारा हम फिस्कल पॉलिसी के अंदर पढ़ते हैं. तो फिस्कल रिफॉर्म हमने करने की बहुत ज़रूरत थी. क्यों थी? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको पहले ये बता दें कि ये फिस्कल रिफॉर्म जो है, ये फिस्कल पॉलिसी जो है, ये वी आर क्लासिफाइड इनटू ब्रॉडली टू वे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में. डायरेक्ट टैक्स जैसे आपको पता होगा डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट आर दोज टैक्सेस द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू द अदर्स, दैट इज for such as income tax and wealth tax. One who pay the such tax himself bear the burden of it, that is called direct tax, or in the other terms indirect tax levied on the goods and services are those tax the burden of which can be shifted to the other. हमने बात करी इनडायरेक्ट टैक्स. वो टैक्स होता है जो इनडायरेक्टली पे किया जाता है गवर्नमेंट को, जैसे कि शॉपकीपर बेच रहा है सामान और कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहा है, तो बर्डन किसके ऊपर जा रहा है? कंज्यूमर के ऊपर जा रहा है. कंज्यूमर हैव टू पे द टैक्सेस ऑफ द गुड इफ़ ही वांट टू परचेज द गुड. तो वो क्या करेगा? वहाँ से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा इनडायरेक्टली. फॉर एग्जाम्पल सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, आजकल तो आपका जीएसटी आ गया है, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हटा दिए गए हैं. वन हु पे सच टैक्स, एग्जांपल है आपका जैसे शॉपकीपर पेइंग सेल टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन शिफ्ट द बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन टू द फाइनल बायर ऑफ द गुड्स बाय एडिंग द टैक्स अमाउंट द बेसिक प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड. तो जो भी बेसिक प्राइस होगा उसमें टैक्स के अमाउंट जोड़कर आपको देना पड़ेगा. एज अ कंज्यूमर आपको देना पड़ेगा शॉपकीपर को. शॉपकीपर हैंड ओवर पे करेगा किसको? गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा. नाउ प्रायर टू द लिबरलाइजेशन 1991 से पहले हमारा टैक्स स्ट्रक्चर कैसा था? बहुत कॉम्प्लेक्स था. हैज़ बीन हाईली कॉम्प्लेक्स एंड इवेसिव. बहुत कन्फ्यूजन था, टैक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था. फियरिंग अ हैवी बर्डन ऑफ टैक्स पीपल वुड ऑफन इवेट द टैक्स. बहुत ज़्यादा टैक्स का बर्डन होने के कारण भी लोग क्या करते थे? टैक्स इवेशन करते थे, चोरी करा करते थे. अब नाउ द टैक्स स्ट्रक्चर हैज़ बीन सिंप्लीफाइड एंड मॉडरेट. अब इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है, बहुत आसान कर दिया गया है. वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स के आपने सुना होगा जीएसटी के में. तो इसके द्वारा क्या हुआ? गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हुआ, है ना. तो एज यू नो इट इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज दैट फैक्ट दैट सिंपल एंड मॉडरेट टैक्स स्ट्रक्चर रेज द टैक्स कंप्लाइंसेस. टैक्स की अमाउंट भी बढ़ेगी एंड देयरफॉर द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, एंड उससे क्या होगा? रेवेन्यू भी गवर्नमेंट का जनरेट होगा. तो ये हमने आपको फिस्कल रिफॉर्म बताया एट द टाइम ऑफ 1991. ये बहुत ज़रूरी था कंट्री के लिए. अब नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, जो आपका है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड द फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म पॉलिसी रिफॉर्म्स. तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में हमने क्या क्या चेंजेस किए और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हमने क्या क्या चेंजेस किए वो हम आपको बता रहे हैं. जैसे हमने आपको बताया फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या क्या आ जाता है.
फॉरेन एक्सचेंज में आपको पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। जब ट्रेडिंग होती है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में, तो फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में हमने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन 1991 में ही हुआ था विद द डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी। यहाँ पर दो टर्म्स आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, होम कंट्री करेंसी, एंड द डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरी कंट्री की करेंसी के कंपैरेटिवली गिर जाती है। क्यों गिर जाती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी इंडियन रुपी $1 के प्रति हमारी क्या हो रही है, गिर रही है। पहले 70 रुपये था, अब 75 रुपये हो गया है। तो उसकी मतलब क्या हो रही है, वैल्यू गिर रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा कॉन्सेप्ट होता है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है हम अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को दोबारा से जांच रहे हैं, जीरो करके डिवैल्यूएट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्री करेंसी। तो यहाँ पर आप देखिए, डीवैल्यूएशन इम्प्लाइज फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपी सेज $, और द इंग्लिश पाउंड एज कम्पेयर टू द किसके कंपेरेटिवली, $, और इंग्लिश कंपाउंड। किसी भी कंट्री की करेंसी में आप क्या कर रहे हो, उसको डिवैल्यूएट कर रहे हो, एंड इम्प्लाइज दैट द $, कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपी देन द बिफोर। और कितना $, एक्सचेंज होगा किसके कंपेरेटिवली, मनी के कंपेरेटिवली। आपको जैसे कि आपने US का कोई फॉरेनर है, US में कोई आपकी पार्टी है, और वो पार्टी क्या कर रही है, इंडिया से कुछ सामान खरीद रही है, इंपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, तो उनको कितना $, एक्सचेंज करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर इन ऑर्डर टू गेट दी मोर एंड मोर रुपी। सो imply that the $, can buy more goods in the Indian market, then they will be able to buy more goods in the Indian market. This increase the supply of foreign currency into the Indian economy. इससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी की सप्लाई हमारी कंट्री में बढ़ जाएगी, एंड द बाय वे ऑफ हायर एक्सपोर्ट ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। और ये सारा डील कौन करता है, RBI ही करता है। सो द डिवैल्यूएशन इम्प्लाइज लोअरिंग द वैल्यू ऑफ अवर करेंसी इन रिलेशन टू दी अदर कंट्री करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। कंसिक्वेंटली $, और द इंग्लिश पाउंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपी देन दी बिफोर। अब क्या होता है, पहले से ज़्यादा अगर हम डिवैल्यूएशन कर देते हैं तो उससे क्या होगा, ज़्यादा $, और दी पाउंड क्या होगा, एक्सचेंज होगा एज़ कम्पेयर टू दी इंडियन रुपी करेंसी। इम्प्लाइज दैट दी $, और द इंग्लिश पाउंड कैन बाय मोर गुड्स इन दी इंडियन मार्केट, सो दे कैन बी एबल टू they were able to purchase more and more goods from the Indian market, and it will help us to exporting those country, because we are going to earn more and more foreign exchange. It would help to increase the GDP growth. This is expected to increase the supply of foreign exchange into the Indian economy. Now, followed by the devaluation in 1991, the exchange value of the Indian rupee in the international money market, that is called or the foreign exchange market, was left to the free play of market forces. तो किसके ऊपर छोड़ दिया गया था, मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दी फॉरेन करेंसीज के ऊपर छोड़ दिया गया था। उसको पहले हम क्या करते हैं, फिक्स्ड भी करते थे, गवर्नमेंट भी फिक्स करती थी। इसमें हम आपको बाद में बताएंगे। आपने फॉरेन एक्सचेंज के सिस्टम्स पढ़े होंगे। फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम में आपके आ जाते हैं, पैरेटो आ जाती है, सिस्टम आ जाता है आपका, और एडजस्टेबल पैक सिस्टम आ जाता है, बहुत सारे हैं आपके, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पर आप ये पढ़ लीजिए, followed by devaluation in 1991, the exchange value of the Indian rupee in the international money market or the foreign exchange market was left to the free play of market forces. Presently, exchange rate is determined by the forces of supply and demand. अभी जो डिटरमाइन किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो किसके थ्रू किया जाता है, सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू किया जाता है। कि किस कंट्री की कितनी ज़्यादा करेंसी की डिमांड है और सप्लाई है, उससे बेसिस में क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड हो जाएगा। तो डिटर्मिनेशन जो हम आपको बाद में बताएंगे मैक्रो में, उसके बहुत सारे सिस्टम हैं। गोल्ड, ब्रिटेन वुड गोल्ड सिस्टम है, एडजस्टेबल पैक सिस्टम है आपका, तो उसके बेसिस में हम आपको बताएंगे। फ्लेक्सिबल है, फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड रेट सिस्टम है, फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम है आपका, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है। नाउ दी फॉरेन, अब आ जाता है हम दूसरा
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की अगर हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में यहाँ पर क्या रिफॉर्म्स लिए गए, सब्सटेंशियली चेंज इन दी वेक ऑफ लिबरलाइजेशन। अगर हम बात करें क्या क्या लिबरलाइज किया गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, टैरिफ्स की अगर हम बात करते हैं, टैक्सेस की बात करते हैं, टैरिफ्स रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन कंसिडरेबली मॉडरेटेड। यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, इंपोर्ट क्वाटास वगैरह हटा दिया था, रेदर देन विड्रॉ फ्रॉम दी मैनी आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जो टैरिफ्स लगते थे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते समय वो कुछ आइटम्स में वो हमने क्या कर दिए थे, मॉडरेट कर दिए थे, लिबरल कर दिए थे। इंस्टेड ऑफ पॉलिसी ऑफ production to the domestic industry, now there is a policy of survival of the fittest. Market competition has replaced the policy of quotas and tariffs. Inefficiency in the benchmark of the growth, not simply expansion. इफ़िशेंसी हमने बढ़ाई किसके द्वारा ये मॉडरेट टैरिफ्स वगैरह को हटाकर, और ये हमारे जो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ये हमने आपको बताया आज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और आपको बताया हमने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के बारे में बताया, और इससे पहले हमने आपको बताया फिस्कल रिफॉर्म्स के बारे में। तो फिस्कल रिफॉर्म्स आपने पढ़ लिए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आपने पढ़ लिया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आपने पढ़ लिया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म पढ़ लिया आपने, या पॉलिसी बोलिए, रिफॉर्म्स बोलिए, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म बोलिए, ये बात एक ही है।